एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं 11th क्लास बुक हॉर्नबिल से पोएम फादर टू सन। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। इस कविता के अंदर कवि ने एक सुंदर तरीके से वर्णन किया है रिलेशनशिप के बारे में। किसकी रिलेशनशिप? एक पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच। यह कविता एक पिता की पीड़ा को व्यक्त करती है जो अपने पुत्र के साथ सारे रिलेशन खो चुका होता है। पुत्र अब बड़ा हो गया है, वह अपने ही संसार में रहना चाहता है, वह अपने पिता के साथ किसी भी तरीके से रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता है और इस भावनात्मक जुदाई की पीड़ा को पिता सहन नहीं कर पाता है। इट मीन दैट उसे सहन करने में क्या होती है? पीड़ा होती है। वह अपने पुत्र के साथ उसी तरह का संबंध बनाना चाहता था जिस समय वो छोटा हुआ करता था, यानी कि जब उसका बच्चा छोटा हुआ करता था तो उसके पिता और उसके बेटे के बीच में जैसे सुंदर प्यारे संबंध हुआ करते थे, ठीक वैसे ही संबंध फिर से चाहता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह अपने पुत्र को फिर से वापस प्राप्त करना चाहता है और वो ये भी कहता है कि अगर मेरे बेटा फिर से वापस आ जाए तो मैं उसकी हर गलतियों को माफ़ कर दूंगा और सीने से लगा लूंगा। लेकिन आज के इस मॉडर्न एज के अंदर, इस कविता के अंदर कवि एक संदेश देना चाहता है। ये जो कविता है इसके अंदर एक मैसेज है। दिस पोएम हाईलाइट्स द इशू ऑफ जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कहते हैं एक पिता और बच्चे के बीच में क्या है, उनके विचारों में विभिन्नता है और उनके वार्तालाप के बीच में एक गैप है, वो एक दूसरे से है, रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे। तो बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर हम बात करते हैं पोएम की तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है वो सुन लीजिए। जो कवि है वो खेद प्रकट करता है कि मैं समझ में नहीं, एलिजाबेथ जेनिंग है वो एक पिता और एक पुत्र के बीच के जो पीड़ा है, व्यथा है, उसको एक सुंदर तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पर पिता क्या कहता है सुनो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। Though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him. जो यहाँ पर पिता है वो ये कह रहा है कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। I don't understand this child. इस बच्चे को मैं समझने में असक्षम हूँ। किंतु अभी वो कह रहा है कि मेरा जो बेटा है मेरे साथ अजनबियों जैसे व्यवहार करता है और इस अजनबी व्यवहार के कारण वो दुखी है। पिता यह कहता है कि उसके बच्चे को समझ पाने में वो असमर्थ है जिसके साथ वो अनेक सालों से उसी घर के एक ही छत और एक ही घर के अंदर वो रहा करते थे। इस कविता के अंदर वो सब बता रहा है। अब वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। कहता है कि हालांकि इतने सालों से हम एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहे हैं फिर भी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। So try to build up a relationship from how. कहता है कि एक छत के नीचे रहते हुए भी मैं उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा कि लड़का चाहता क्या है, वो मुझसे दूर क्यों जा रहा है, वो अपने विचार, अपना सुख, अपना दुख, अपने भाव मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं करता है, मुझसे बात क्यों नहीं करता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। So try to build up, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की एक रिलेशनशिप from how he was when small. कहते कि मुझे वैसा ही रिलेशनशिप फिर से चाहिए अपने बेटे के साथ जो बचपन में हुआ करता था। यहाँ पर एक पिता ये कह रहा है कि मुझे अपने बेटे के साथ वैसा ही रिलेशनशिप चाहिए जैसा बचपन में हुआ करता था। जैसे मैं अपने बेटे को बोल देता कि बेटा यहाँ आओ तो मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा जाता था, जैसा मैं कहता था वैसा करता था, ठीक वैसा ही रिलेशनशिप मुझे अब भी चाहिए। यट हैव आई किल्ड, क्या वो मर गया है? यहाँ पर कौन मर गया है? वो रिलेशनशिप मर गया। क्या वो बंधन मर गया है? क्या वो रिलेशनशिप मर गया है? अब यहाँ पर देखो कितने सुंदर तरीके से जो है कवि ने वर्णन किया है एक पिता की बातों का। द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर, वो बीज जिसको मैंने बोया था और जिस पे मैंने खर्च किया था। कहते अब यहाँ पर पिता क्या कह रहा है? पिता अपने पुत्र के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहता है। वो उस प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहता है जब वो एक छोटा बच्चा हुआ करता था, उसका बेटा। किंतु पिता देखता है कि उस संबंध का बीज जिस पर
उसने अपना सब कुछ स्पेंड कर दिया था, यानी कि उस बीज पर, उस बेटे का पालन पोषण करने पर उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया था, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आज वो बेटा जो है उस बीज को उगाने के लिए, उस बच्चे का डेवलप विकास करने के लिए उसने सब कुछ खर्च कर दिया था। आज वो बेटा क्या हो गया है, उसकी बातों को नहीं मान रहा है, कह रहा है कि वो धरती मेरी खुद की नहीं है, जिस धरती पे मैंने बीज बोया था वो मेरा बेटा खुद का नहीं, जो मेरा खुद का बेटा हुआ करता था। क्योंकि वो मुझसे ना तो बात करता है, ना किसी प्रकार का रिलेशनशिप चाहता है। वे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, यहाँ तक कि हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं जैसे हम अजनबी हो। देयर इज नो साइन, ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक हो। कहते हैं ऐसे वातावरण के अंदर हम रह रहे हैं कि वो बच्चा मुझसे ना तो बात करता है, ना अपने भावनाओं को शेयर करता है। अब दूसरा कह रहा है कि पिता कहता है कि दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, इस बच्चे को मैंने डिजाइन किया था। डिजाइन का मतलब होता है जब ये बच्चा छोटा था इसे पढ़ना, लिखना, चलना फिरना हर चीज़ें मैंने सिखाई थी, मैंने इसको बताया था कैसे चलना है, तो मैंने इसको डिजाइन किया था। येट व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर, और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि ये मेरे साथ अपने ना तो प्यार व्यक्त करता है और ना ही किसी प्रकार के भाव शेयर करता है। कहते हैं कि साइलेंस राउंड्स अस, हमारे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइलेंस है, चुप्पी है, और चारों शांति है, खामोशी है, चुप रहता है मेरा बेटा। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, कहते हैं कि अगर वो, मैं उसे उसके सब खर्चीले, प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची के जो खर्चे होते हैं, वो कहते हैं कि उसके जितने भी उसने फिजूल खर्ची के खर्चे किए हैं मैं उन सबको माफ़ कर दूंगा अगर मेरा बेटा वापस आ जाए। हिज फादर्स हाउस, उसके खुद के पिता के घर में आ जाए, जैसे वो बचपन में राग करता था वैसा माहौल आए घर में बनाकर, ठीक है। द होम ही न्यू, उसी घर में आए जिस घर को वो जानता था, यानी कि बचपन में जो उसका बेटा है उस घर में उसकी हर बात माना करता था। कहते वैसा ही माहौल बनाए और मेरे घर में वापस आ जाए। rather than see him make and move his world, I would forgive him too। कहता है कि अगर उसने अपना खुद का भी संसार बना लिया है तो कोई बात नहीं, I would forgive, मैं उसकी हर गलतियों को माफ कर दूंगा। Shaping from sorrow a new love, हालांकि उसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, मुझे दुख पहुंचाया है, फिर भी मैं उसे माफ कर दूंगा। Father and son we both must live, अरे भाई हम बाप बेटे हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए, on the same globe, एक ही धरती पे रहना चाहिए, same land, एक ही भूगोल में, एक ही धरती पे, एक ही घर की छत के नीचे रहना चाहिए। Speaks I can't understand, पिता कहता है कि मैं उसे समझ नहीं सकता, मैं नहीं समझ रहा कि भैया मेरा जो बेटा है मेरी बात क्यों नहीं मानता है। Myself, why anger grows from grief, यहाँ तक कि जो पिता है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर मेरा बेटा ना तो मुझसे बात करता है ना मेरा कहा मानता है, और ऐसे यहाँ तक कि अगर वे दोनों, वो महसूस करते अजीबपन सा लगता है, जैसे कि मैं कोई स्ट्रेंज हूँ, मैं कोई अजनबी हूँ। और माई सेल्फ आई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कहते कि उसने जो मुझे पीड़ा दुख दिया है ना, मैं उस पर गुस्सा भी नहीं हूँगा। वी ईच पुट आउट एन एम्पैथी हैंड, जब भी मैं अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाने जाता हूँ, रिलेशनशिप का एक पिता के रूप में एक पुत्र का प्यार प्राप्त करने के लिए जाता हूँ, तो मैं खाली हाथ लौट आता हूँ। लॉन्गिंग फॉर समथिंग फॉर गिव, अरे कोई मेरे बेटे को मुझे वापस लौटा दे, कहने का मतलब कोई मेरे बेटे को समझाए कि वो मेरे पास वापस आ जाए। इस प्रकार पिता अपने पुत्र को दोषी नहीं ठहराता। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कहता है कि मेरा पुत्र दोषी नहीं है। दोष किसको दे रहा है? दोष कह रहा है कि उनकी जीवन शैली का जो ये पीढ़ी का जो अंतर आ गया है ना, ये जो जीवन कह रहा है कि ये लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव का मतलब होता है अपने मन ही मन में पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से क्षमा कर देना चाहते हैं, मन ही मन में चाहते हैं कि एक दूसरे को क्षमा करें, लेकिन वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहे क्योंकि एक दूसरे को अपने विचार अच्छे से खुल के नहीं बता पा रहे। कहते हैं कि ये जो सारा दोष है ना मेरे बेटे का नहीं है, बल्कि सारा दोष किसका है? इस गैप का है, इस जनरेशन गैप का है और इस आधुनिक जीवन शैली का है, जिसने मेरे बच्चे को क्या है बिगाड़ दिया है। और मैं अपने बेटे से मिलने के लिए, अपने उस बचपन वाले बेटे से मिलने के लिए उत्साहित हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस कविता के अंदर कवि ने कितने सुंदर तरीके से एक पिता की पीड़ा को, व्यथा को सुंदर तरीके से प्रकट किया है।
आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस रिलेटेड हम कुछ इसके लिटरेरी डिवाइसेज है वो यूज़ कर लेते, यहाँ पर यूज़ किए गए उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज यूज़ किए गए हैं। अगर हम बात करें लिटरेरी डिवाइसेस की, तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं वो एक तो इसके अंदर है इंजैम्पमेंट, ठीक है। जैसे इंजैम्पमेंट का मतलब होता है जब भी कोई लाइन जिसके लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क्स ना हो और दूसरी तीसरी चौथी लाइन में जाके कोई पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड इंजैम्पमेंट। तो इस स्टेंजा के अंदर भी इंजैम्पमेंट में, इस स्टेंजा के अंदर भी क्या है, इंजैम्पमेंट है। अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ पर दो वर्ड है जो सेम लाइन से, जो सेम वर्ड है जो दो लाइनों में स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा, ठीक है। और यहाँ पर एनाफोरा का यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर लाइक वर्ड, तो यह सिमिली का यूज़ किया गया है एक सुंदर तरीके से। और यहाँ पर एस और स्पीक का एस और स्ट्रेंजर्स का एस जो है, यहाँ पर एलिट्रेशन का एक सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। और इसके अलावा जो कवि है उसने एक पिता के दुख का वर्णन किया है कि एक पिता कैसा महसूस करता है जब उसका बेटा उससे बात नहीं करता है, क्योंकि इस जनरेशन जो गैप है, इस आधुनिक शैली ने बच्चों के विचारों को बदल दिया है। बच्चे एक सेपरेट जीवन जीना चाहते हैं अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ रहकर, वो ऐसा लगता है जैसे मानो वो खुश ना हो। तो इसी पीड़ा पर उसका जो पिताजी है अपने भाव को व्यक्त कर रहा है और दुख प्रकट कर रहा है कि आज मेरा बेटा जो है मेरा कहानी मान रहा है, और किस तरीके से जो है वर्णन किया है। साइलेंस सराउंडिंग में आप देख सकते हो एलिट्रेशन का यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर होम और हाउस के अंदर भी क्या है, एच बार बार रिपीट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। मेक और मो के अंदर भी क्या है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से शेपिंग और सोरो के अंदर भी एस है, तो ये भी एलिट्रेशन है। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।